आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो भारतीय संविधान के दूसरा लेक्चर है। मैंने भारतीय संविधान का जो पहला लेक्चर था उसके अंतर्गत संविधान सभा की पृष्ठभूमि और एक निर्माण की प्रक्रिया के तहत जो भी वहाँ पर कार्य पद्धतियाँ हुई उसके संदर्भ में हमने पूरा एकदम विवरण दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि किस प्रकार से जो संविधान सभा है वो संविधान सभा एक्चुअली में औचित्य उसका जो था एकदम औपचारिक रूप से जो बनी थी उसका एक प्रकार से देखा जाए उसका पूरा एक पृष्ठभूमि रही है। उसके संदर्भ में मैंने जैसा कि बताया था कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन जो आई थी आया था वो 24 मार्च जब आया था तो उसने 389 जो सदस्य मतलब सीटों था उनका उसने आवंटन किया था वहाँ पे, ठीक है। तो उसने ब्रिटिश प्रांत से जैसा कि 292 थी, 4 कमिश्नरी थी और जो 93 सीटें थी वो थी देसी रियासत की। तो देसी रियासतों ने तो भाग नहीं लिया था, लेकिन 28 अप्रैल तक उन्होंने भी भाग लेना स्टार्टिंग कर दिया था। लेकिन माउंट बेटन योजना जो आई थी वो आई थी 3 जून 1947 को, लेकिन इससे पहले भी 28 अप्रैल तक देसी रियासतें थी, 93 थी, उसमें से भी जो है देसी रियासतें थी उन्होंने धीरे धीरे भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। और जो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बैठकें हुई थी, पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, तो इन बैठकों में प्रथम जो बैठक हुई थी उसमें जो सदस्य थे कितने थे पहले समझते हैं। देखो, 389 जो सदस्य थे उसमें से 292 और 4 और 93। ओके, तो ये 292 प्लस 4 है, इसमें से 208 जो सीटें थी वो जो सीटें हैं कांग्रेस ने जीती थी और 73 जो सीटें थी वो जीती थी मुस्लिम लीग ने। और इसके बाद 15 सीटें जो थी ये अन्य जो वहाँ पे राजनीतिक पार्टियां थी उनके द्वारा जीती गई थी। ओके, तो जब प्रथम बैठक हुई थी, जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय प्रथम बैठक में जो 208, 73, 15 थी, इसमें से लगभग में 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। यानी 211 जो सीटें थीं या सदस्य थे सीटों के जो विजयी थे जो जीते थे उन्होंने 211 ही भाग लिए थे। कितने में से? 389 में से। ये तो हटाओ, 296 में से रखो। 296 में से 211 ने भाग लिया था प्रथम बैठक में, और जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और द्वितीय बैठक वही थी जैसा कि मैंने बताया 11 दिसंबर को हुई थी, और तृतीय बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि 296 में से 211 जो सदस्य थे उन्होंने ही भाग लिया था। ये जो देसी रियासत थे इन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो 28 अप्रैल जो 1947 है तक 6 देसी रियासतों ने भाग ले लिया था। 6 देसी रियासत। आप संविधान सभा में 1947 का जो एक्ट था, जो स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो एक्ट था, उसके पहले भी 6 देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भाग लिया था किसमें? संविधान सभा में। ठीक, और जब ये जो स्वतंत्रता अधिनियम जब एक्ट पारित हुआ, जब इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हो गया, तो इसके बाद जो देसी रियासतें थीं उन्होंने भाग लेना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो फिर भी 4 जो थी उनको भी बाद में धीरे धीरे उनको भी 3 जो फिर 3 बची, फिर जो भी थी जैसे जम्मू कश्मीर है और हैदराबाद की ले लो, भोपाल की भी थी, इसी में आप देख सकते हो कि जूनागढ़ की भी थी। तो ये जो देसी रियासतें थीं, ठीक, ये मुस्लिम रियासतें थीं। ओके, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं मुस्लिम का प्रभाव था, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम ही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में राजा हिंदू था। तो कहीं ना कहीं इनका एक वर्चस्व जो था वो अपने हम में ये सोचते थे कि अपने देश निर्माण के लिए, या इनके बीच एक ये विवाद था कि हम कहाँ शामिल हों। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए और भी जब 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 भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, ठीक, लेकिन देखो देखो 3 जून जब 1947 को प्रपोजल लाया गया था, वो लाया गया था माउंट बेटन।
प्रधानमंत्री के उस समय जो क्लीमेंट इटली थे प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो उनके द्वारा माउंटबेटन को ये प्रपोजल दिया था कि इस प्रपोजल के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाए। और भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि उसमें जो सीटें थीं, जैसे कि जो 73 सीटें थी, इसने तो भाग लिया ही नहीं था। ओके, 208 सीटें जो कांग्रेस की थी, तो इसमें भी मुस्लिम की सीट थी, जैसे अब्दुल कलाम उनकी भी सीट थी, 15 अन्य सीटें थी। ओके, तो इस प्रकार से भारत और जब पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो 296 सीटें थीं, देखना 296 सीटें थीं, उसमें से 200, जैसे यहाँ देखो 389 सीटें थीं, ठीक, 389 सीटों में से जो 296 सीटें थीं, इस 296 सीटों में से जो 229 सीटें थीं, ठीक, ये संविधान सभा में शामिल हुई थी। और ये कब हुई थी? जब वो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। ओके, और जो 93 सीटें थीं, 93 सीटों में से 70 सीटें ऐसी थीं जो संविधान सभा में शामिल हुई थी। तो इस प्रकार से 229 और जो 70 सीटें थीं, तो ये टोटल 299 सदस्यों ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इस संविधान सभा में शामिल हुए थे। 6 सीटें ऐसी थीं जो संविधान भारत पाकिस्तान के मतलब कि विभाजन के पहले ही शामिल हो गई थी, लेकिन जो 73 सीटें थी देसी मुस्लिम की, ये शामिल नहीं हुई थी। लेकिन कांग्रेस में जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम के जो सदस्य थे, वो शामिल थे। ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुस्लिम सदस्य कोई भी शामिल नहीं था। जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो सदस्य थे, मुस्लिम पार्टी जो सदस्य थे, वो 73 थे, वो एक भी शामिल नहीं हुए थे। जबकि कांग्रेस में जो मुस्लिम सदस्य थे, ऐसा नहीं कांग्रेस पूरा हिंदुओं की थी, ऐसा नहीं था, कांग्रेस में भी मुस्लिम थे। तो मुस्लिम कांग्रेस के जो सदस्य थे, जैसे अब्दुल कलाम जो आज़ाद रहे हैं, ऐसे सदस्य थे, उन्होंने भाग लिया था। ओके, जबकि 73 सीटें थी वो शामिल हुई नहीं थी, 15 सीटें थी वो तो थी, ठीक। तो इस प्रकार से जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, तो इसके बाद में जो 389 जो सीटें थी, उसमें से 296 सीटों में से 229 सीटें, इसमें 296 292 जैसे जो देसी प्रांत थे, सॉरी वो ब्रिटिश प्रांत थे, 4 आयुक्त कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो 296 में से 229 शामिल हो गई थी। और इसके बाद जो 93 सीटें थी, इसमें से 70 सीटें थी वो इस प्रकार से शामिल हो गई थी। अब इस 70 में से 6 तो पहले ही शामिल हो गई थी। ओके, ये 6 सीटें जो 6 थी ये पहले ही शामिल हो गई थी। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि 299 जो सदस्य थे वो संविधान सभा में शामिल हुए थे, जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बनी थी। तो इस प्रकार से संविधान सभा में लगभग में जो प्रॉपर संविधान सभा बनी थी, जो संप्रभु थी, क्योंकि संविधान सभा जो थी पहले, जो भारत और पाकिस्तान के पहले जो बनी थी, वो संप्रभु नहीं थे इतनी। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ब्रिटिश का वर्चस्व था। ब्रिटिश के जैसे माउंटबेटन थे, उनके द्वारा भी दिशा निर्देश दिए जाते थे, ब्रिटेन जो भी उनके द्वारा सलाह परामर्श लिए जाते थे। लेकिन जब वो भारत पाकिस्तान जब विभाजन हो गया 1947 15 अगस्त को, तब संविधान सभा जो थी इसके पास स्वतंत्र हो गई है और संप्रभु हो गई। इसके पास ये सभी निर्णय आ गए, वो सभी डिसीजन आ गए कि वो कोई भी निर्णय परक, इसके पास निर्णय पर सिद्धांत मतलब एक प्रॉपर आ गया कि वो कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे वो अपने आंतरिक हो या बाहरी हो, मतलब भारत से जुड़े हों, बाहरी हो सकते हैं, जुड़े हों, लेकिन वो निर्णय ले सकता है। उस पर ब्रिटिश का कोई भी वर्चस्व या ब्रिटिश का कोई प्रभाव या उसके नियम कानून मान्य नहीं होंगे। वो कब? ये संविधान सभा में। ओके, तो इस आधार पे आप समझ सकते हो कि संविधान सभा में एक संप्रभु बन गई, ठीक। इसके जो निर्णय थे वो संप्रभु हो गए। पहले तो उसमें ब्रिटिश का हस्तक्षेप था, लेकिन अब जब 1947 में स्वतंत्र हो गए, तो फिर संविधान सभा एक संप्रभु बन गई। और यही संप्रभु जो संविधान सभा थी, इसमें 299 सदस्य शामिल हो गए थे, जिसमें से 229 और प्लस 70। ओके, तो ये संविधान सभा निश्चित रूप से बन गई। अब बात हम ये करते हैं
कि इसमें संविधान सभा में महिलाएं भी थीं। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही थे, इसमें महिलाएं थीं। लगभग 15 महिलाएं ऐसी थीं जो संविधान सभा की सदस्य थीं। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो सुचेता कृपलानी, जो सुचेता कृपलानी थी। इसके बाद जो हंसा मेहता हुई, सुचेता कृपलानी हुई, राजकुमारी अमृत कौर, और इन्हें तो एक मंत्रालय भी दिया गया था। ये तो कैबिनेट की भी सदस्य रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, इन्हें एक मंत्रालय दिया गया था, वो दिया गया था स्वास्थ्य मंत्रालय। इनको एक पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। और सरोजिनी नायडू भी बाद में थी। इस प्रकार से लगभग में 15 महिलाएं जो थीं वो कहीं ना कहीं इस संविधान सभा में इन्होंने भागीदारी या अपनी सहमति पेश की थी। ओके, संविधान सभा के संविधान निर्माण में 15 महिलाओं का भी समर्थन रहा है। तो ये टोटल जो थे 299, इन्होंने ही बाद में जाकर के जब भीमराव अम्बेडकर एक प्रस्ताव पेश करते हैं, वो हम बताएंगे, ठीक है, तो उसमें 284 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। तो 284 जब सदस्य हस्ताक्षर करते हैं तब संविधान का निर्माण प्रॉपर होता है 299 में से। समझते हो? तो ये चीजें हैं, आप समझ सकते हो। तो अब हम बात ये करते हैं कि 28 अप्रैल 1947 तक तो 6 हो गई थी, लेकिन बाद में जब संविधान सभा भारत पाकिस्तान जब विभाजन हो गया तो इसके बाद में जो भी और भी रियासतें थीं वो धीरे धीरे सम्मिलित कर ली गई थी। वो हम अलग इतिहास में पढ़ते हैं, जूनागढ़ है, ठीक, हैदराबाद की है, और जम्मू कश्मीर है, भोपाल है, इनको अलग से समझते हैं। ओके, चलिए, तो अब हम बात करते हैं जब संविधान जैसे सभा बनी, ठीक, संविधान सभा बनी, तो ये तो संप्रभु हो गई क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पेश हुआ तो उसमें भारत पाकिस्तान जब विभाजित हो गया तो संप्रभु हो गई। ठीक, कोई भी इस पे मतलब कि ये संप्रभु इस प्रकार की थी कि कोई भी जो ब्रिटिश कानून है उसमें ब्रिटिश कानून लागू थे, तो ब्रिटिश कानून को ये या तो निरस्त कर सकती थी, ठीक, या मतलब खत्म कर सकती थी या लागू कर सकती थी। इसके पास ये शक्ति मिल गई थी। ओके, या आप जो ऐसे क्षेत्र अधिकार जो भारत में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र अधिकार के लोग जहां पे मतलब कि भारत का जो क्षेत्र है कहीं, ठीक, एक बॉर्डर है कहीं पर, ठीक, तो वहां पर जो या कोई प्रेसिडेंसी है या कोई वहां के लोग हैं, ओके, वो अगर चाहते हैं कि भारत में शामिल होना चाहते हैं, ओके, भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो वहां का जो क्षेत्र था उसको स्थानांतरण या अपने में नियंत्रण करने के लिए, उसमें मतलब केंद्रीकरण करने के लिए, भारत में शामिल करने के लिए भी इसको शक्ति मिल गई थी, किसे? संविधान सभा को। साथ ही साथ ये किसी भी कृत करने के लिए स्वतंत्र थी, अपने संविधान निर्माण करने के लिए भी ये स्वतंत्र थी ही। और अब हम बात ये करते हैं कि ये जो थी ना, दो प्रकार से काम करती थी, ये दो प्रकार से काम करती थी एक विधायिका के रूप में भी और दूसरी संविधान सभा के रूप में। इसके पास पावर आ गई थी, लेकिन ये दो प्रकार से काम कैसे करती थी, क्यों? एक तो भविष्य में ध्यान में रखते हुए कार्य करती थी ये विधायिका, कि भविष्य में कैसे कानून होने चाहिए, कैसे कानून प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको संचालित करने के लिए क्या निर्देश होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, यानी कि भविष्य से संबंधित जो भी दिशा निर्देश संविधान से रिलेटेड होते थे वो विधायिका करती थी। और इसकी अध्यक्षता जो करते थे वो करते थे जीबी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। जबकि संविधान सभा जो थी ये संविधान निर्माण से संबंधित बात करती थी, ये संविधान निर्माण की बात करती थी।
ओके, अब देखो क्या होता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, अब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया तो फिर इसका तो काम खत्म हो गया, इसका तो काम खत्म हो गया संविधान सभा में, क्योंकि इसका काम केवल क्या था, संविधान निर्माण करना, और इसका काम क्या था, विधायिका का। लेकिन थी संविधान सभा ही, क्योंकि इसके जो सदस्य थे वो इसमें भी भाग लेते थे और इसमें भी भाग लेते थे, समान रूप से दोनों भाग लेते थे। लेकिन बस थोड़ा अंतर बेसिक ये था कि जो जब विधायिका के रूप में ये कार्य करती थी तो ये विशेष बेसिकली भविष्य में कानून निर्माण प्रक्रिया या कानून से संबंधित भविष्य की बातें इसमें शामिल करती थी कि भविष्य में कैसा नियम होने चाहिए, भविष्य कैसा कानून होना चाहिए, देश में कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ठीक है, वो भविष्य को देख करके एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी। जबकि संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती थी इसकी, तो ये संविधान निर्माण की बात करती थी, संविधान के जो निर्माण है उसमें प्रस्ताव हैं, ठीक, वो कैसा होना चाहिए, ओके, वो कैसे निर्माण संविधान बनाना है, कैसे क्या कृत करना है, तो उससे संबंधित ये बातें होती हैं संविधान सभा में। तो ये 26 जनवरी 1950 तक जब लागू हो गया, क्योंकि अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, ठीक, लेकिन लागू इसको 26 जनवरी 1950 को किया गया था, वो हम बताएंगे क्यों किया गया था, ठीक है। तो जब लागू किया गया तो फिर क्या होता है कि ये जो संविधान सभा है ये तो खत्म हो गई। अब बात ये आती है विधायिका, अब ये विधायिका है, लेकिन ये विधायिका की अगर बात की जाए तो विधायिका के तो 3 अंग होते हैं। देखो विधायिका जो थी, यही विधायिका एक्चुअली में थी संविधान सभा ही, लेकिन ये विधायिका जो थी ये 1952 तक, 1950 तक तो ये चली, ये भी संविधान सभा चली, राइट। लेकिन 1950 का जब ये संविधान सभा खत्म हो गई तो फिर 1900 जो संविधान एक विधायिका फिर बची, तो विधायिका जो थी वो 1952 तक एक अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। अंतरिम संसद का मतलब ये होता है कि अस्थाई संसद थी, हम बोल सकते हैं अस्थाई संसद के रूप में, क्योंकि इसमें देखोगे ये विधायिका जो थी एक्चुअली में इसमें जो जनता का निर्वाचन द्वारा सदस्य नहीं थे, ठीक, तो इसलिए ये विधायिका जो थी एक्चुअली में ये जनता द्वारा निर्वाचन होना चाहिए थे सदस्य इसके जो थे, लेकिन ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जब निर्वाचन हुए थे पहले तो वो संविधान सभा के रूप में हुए थे, लेकिन वो अब वो तो खत्म हो गई। अब उसी का एक डुप्लीकेट रूप बनाया गया था, विधायिका जो आगे भविष्य की बातें करती थी, कानून प्रक्रिया की, तो उसके जो सदस्य थे वो एक्चुअली में ये जनता द्वारा निर्वाचन नहीं थे, तो इसलिए ये अंतरिम सदस्य के रूप में करती रही। तो फिर 1992 में फिर लोकसभा के चुनाव हुए थे, पहले जो लोकसभा, फिर वहाँ पे लोकसभा बनाई गई, ठीक, तो लोकसभा के चुनाव 1992 में हुए। फिर राज्यसभा बाद में आती है, जैसे 1956 के शायद समय में आती है, बताएंगे, तो फिर राज्यसभा आगे चल करके आती है, तो 1900 सबसे पहले लोकसभा आती है। तो लोकसभा जो थी वो एक्चुअली में पहले जो चुनाव हुए थे वो लोकसभा 1952 में हुए थे, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, या उसके मतलब कि प्रतिनिधियों में जो जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया था, ओके, वो किसे किया था, विधायिका ही को किए थे। लेकिन अंतरिम सदस्य में जब काम करती रही, जो उसके सदस्य थे वो लोकसभा में, जब उसकी लोकसभा की पुनः मतलब किसी पुनः लोकसभा को निर्माण किया गया तो उसके फिर से चुनाव कराए गए थे। तो फिर ये लोकसभा इस प्रकार से प्रॉपर सामने आई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो इससे पहले जो सदस्य चुने गए थे उनका पुनः सीटों का पुनर्वितरण किया गया था। देखो कैसे, जैसे जब भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, पहले की बात है, 1947 विभाजन तो नहीं हुआ था, तब जब संविधान सभा के जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे उस तो वो कहीं ना कहीं देखे जाएं ऐसे क्षेत्र से भी थे, ऐसे क्षेत्र से भी थे जहां पर पाकिस्तान जब विभाजन हो गया तो उसका भी वहां सीटें देखने को मिली गई। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र, आप जैसे पूर्वी बंगाल की बात कर लो, तो पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल से कौन थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। वैसे तो ये बिलोंग तो एमपी से, मध्य प्रदेश से करते थे, लेकिन ये पूर्वी बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा था,
तो पूरी बंगाल से ये जीते थे। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो इसके बाद जो पूरी बंगाल था वो तो पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान में जब चला गया तो वहाँ की जो सीट थी वो तो पाकिस्तान में ही चली गई। अब पाकिस्तान चली गई तो भीमराव अंबेडकर को वहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा, ठीक, और इस्तीफा देना पड़ा तो यही जो सीटें थी इनका पुनर्वितरण किया गया। और पुनर्वितरण कैसे किया गया, जो भीमराव अंबेडकर थे इनको इस्तीफा जब देना पड़ा तो इन्हें फिर महाराष्ट्र से पुनः ये चुनाव लड़े, ये महाराष्ट्र से पुनः चुनाव लड़े। तो इस प्रकार से सीटों का पुनर्वितरण हुआ था। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। अब देखो क्या होता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक, और विभाजन होने के बाद क्या हुआ, जो संविधान सभा थी वो तो संप्रभु प्रॉपर काम करने लगी संविधान निर्माण के लिए। लेकिन संविधान भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पहले भी कुछ ऐसे निर्णय लिए गए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज भी प्रासंगिक हैं वो, ठीक, प्रॉपर हैं वो भारत में। आप देखोगे जैसे कि सबसे पहले भारत पाकिस्तान जब विभाजन हुआ था तो 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकृति दी गई थी सर्वसम्मति से सभी सदस्यों ने, ठीक। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में प्रस्तावना का रूप लेता है, संविधान का मूल ढांचा बनता है। ओके, तो 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले था, ऐसा नहीं है भारत पाकिस्तान के विभाजन के ही सब कुछ बाद में हुआ हो, इससे पहले भी हुआ था। जैसे कि उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे स्वीकार किया गया था, ठीक। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को ध्वज को स्वीकार किया गया था। ओके, जो भारतीय ध्वज है जिसे पिंगली वैकैया थे उन्होंने तैयार किया था इस ध्वज को, इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ओके, तो ये चीजें समझ सकते हो कि 1947 से 15 अगस्त 1947 के विभाजन से पहले भी हमारे यहाँ पे ध्वज को स्वीकार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, जब वो कहीं ना कहीं वहां पर ब्रिटेन का एक हस्तक्षेप होता था तब। ओके, अब जब विभाजन हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, तो इसके बाद में जब वहां वर्चस्व ब्रिटेन का खत्म हो गया क्योंकि वो संप्रभु हो गई, तो वहां पर अब प्रॉपर क्या होता है कि अब काम होता है संविधान निर्माण के लिए। अब काम संविधान निर्माण का होता है, तो संविधान निर्माण का काम होता है तो अब हम थोड़ा समझते हैं। जैसे जब संविधान निर्माण होता है तो इसके लिए कमेटी जारी होती है, कोई भी चीज़ होती है वो कमेटी बनाई जाती है, यानी समिति। तो ऐसी संविधान निर्माण के लिए 8 समितियां बनाई गई थी, ठीक। और जो 8 समितियां थी इसमें से जैसे कि प्रारूप समिति है, संचालन समिति है, विधि समिति है, ऐसी बहुत सारी 8 समितियां थी। संचालन समिति जैसे राजेंद्र प्रसाद थे शायद, ठीक है, और विदेशी समिति भी थी, इसके बाद में प्रारूप समिति। तो इस प्रकार से प्रारूप जो समिति थी ये मुख्य समिति थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसी समिति को सब कुछ संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करने को लिए दिया गया था कि संविधान को निर्माण करना है, संविधान में कौन विशिष्ट सिद्धांत लेने हैं, जिसमें आप देखोगे जो 60 देशों का अवलोकन किया गया था वो प्रारूप समिति के अंतर्गत ही किया गया था। देखो 8 समितियों में से जो मुख्य समिति थी वो थी प्रारूप समिति। वैसे तो बहुत समिति थी, संचालन समिति भी थी, ठीक, अधिकरण में एक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर भी समिति थी, और विदेश की लेकर की भी एक समिति थी, और देखिए आंतरिक क्षेत्रों को लेकर के भी एक समिति थी, मंत्रालयों को लेकर समिति थी। तो ऐसी बहुत सारी समितियां थी, जिसमें से एक जो समिति थी प्रारूप समिति, ये मुख्य समिति थी। और ये समिति की अगर देखोगे तो इसकी अध्यक्ष एवं अध्यक्ष और सदस्य भीमराव अंबेडकर थे, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा संविधान का ज्ञान था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों में काफ़ी निपुण थे और जागरूक थे, इन्हें विशिष्ट नॉलेज था, काफ़ी अध्ययन गहराई से था
इसलिए ये जो व्यक्ति थे ये इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये एक सदस्य भी थे। तो इस प्रकार से एक सदस्य नहीं थे, इसमें 7 सदस्य से 7। जैसे अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, इन्हें याद होना चाहिए। जैसे के.एम. मुंशी जी भी थे, ठीक। इसी में थे अल्लादी स्वामी कृष्णा जी अय्यर, अल्लादी स्वामी कृष्णा जी अय्यर थे। कृष्णामादी अय्यर लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद सैयद जो सौदल्ला बोलते हैं उनको, मोहम्मद सैयद सबदुल्ला सबदौला, ओके, ये भी थे इसी में। इसके बाद गोपाल स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर इसी के सदस्य थे, ठीक। और फिर देखोगे बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र थे, ठीक। लेकिन बी.एल. मित्र ने क्या कर दिया था, इनका स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से ये त्यागपत्र दे दिए थे। तो इनकी जगह बी.एल. मित्र जो थे, बी.एल. मित्र, तो इनकी जगह माधव राव थे वो उन्होंने इनकी सदस्यता ली थी, ओके। इसके बाद एक सदस्य और रहे हैं, जैसे टीपी खेतानी, टीपी खेतानी थे, ठीक। इनकी सदस्यता ली थी, वो ली थी टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी, ठीक। इस प्रकार से ये जो टोटल जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। जैसे भीमराव अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, अलादी स्वामी कृष्ण अय्यर, ठीक, मोहम्मद सैयद सफदुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक। फिर इसके बाद आ जाओ माधव राय और टीटी कृष्णाचारी। इस प्रकार ये 7 सदस्य थे, और ये 7 जो सदस्य थे ना, ये पूरे प्रारूप समिति के ही सदस्य थे। इसमें मुख्य सदस्य जो रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वो भीमराव अम्बेडकर साहब जी थे, ओके। तो इस प्रकार से इसका ये जो काम था, ये था ड्राफ्ट तैयार करना, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। यानी संविधान अगर आगे निर्माण होगा तो उसके कुछ सिद्धांत रहेंगे, कुछ नियम रहेंगे। प्रॉपरली देखा जाए तो अलग अलग संविधानों से पूरा अवलोकन किया गया था, 60 संविधानों से अवलोकन किया गया था, वो इस प्रारूप समिति के तहत ही हुआ था, ठीक। और ये प्रारूप जो समिति थी काफ़ी महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि पूरा संविधान का जो बेस रहा है इस प्रारूप समिति पर ही निर्भर था। क्योंकि आप देखोगे कि संविधान निर्माण का जो ड्राफ्ट, यानी कि एक ड्राफ्ट ऐसा ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम अगर बनाते हैं, ठीक, कोई चीज़ हम एक बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक, तो उसके लिए कौन कौन मानदंड होने चाहिए, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक। उसका एक ड्राफ्ट तैयार होता है, वो एक प्रारूप समिति ने ही तैयार किया था। तो वो ड्राफ्ट में आप देखोगे तो मौलिक अधिकार जो लिए गए थे वो अमेरिका से लिए गए थे, बिल ऑफ राइट, ओके। तो और आप देखोगे जर्मनी से आप देखा आपातकालीन लिया गया था, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, ठीक। संघात्मक व्यवस्था देखोगे, संघात्मक व्यवस्था है वो आप देखोगे तो एक कनाडा से थी, संघात्मक संघ, एक संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से थी, ओके। आप और उसमें अगर आप देखोगे तो जर्मनी से आपातकालीन लिया गया था, आयरलैंड से नीति तत्व लिए गए थे, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी, ठीक। और ऑस्ट्रेलिया से अगर आप देखोगे, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया था, एक मिनट, हाँ, सूची जो संवर्ती सूची है, संघ सूची है, और राज्य सूची जो सूचियां थी ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो संविधानों का अवलोकन हुआ था वो इस प्रारूप जो समिति थी, ड्राफ्ट समिति थी, इसी के तहत ही लिया गया। चलिए, तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। एक मिनट।
जब ये पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया, प्रारूप समिति ने जब ये तैयार कर लिया, तो फिर इसे संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा था। ये पूरा ड्राफ्ट जो था ये भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को पढ़ा था और इसे 1 वर्ष का समय दिया गया था। 1 वर्ष का समय दिया गया था कि कुछ संशोधन कर लें या इसमें कुछ प्रपोजल के उद्देश्य से कि मौका दिया गया था कि जैसे ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ड्राफ्ट तैयार हो गया उसे पढ़ा गया है तो वही लागू हो जाए, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि इतने सारे संविधान सभा में सदस्य हैं, सबके अपने अपने विचार होने चाहिए। तो सभी के अपने अपने विचार हेतु 1 वर्ष का समय दिया गया था कि वो संविधान का जो संविधान बनाने हेतु जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो भीमराव अम्बेडकर ने जो पढ़ा था, ठीक, उसमें अगर क्या सही है क्या गलत है ये डिसाइड किया जाएगा। तो वो 1 नवंबर वो 1 वर्ष का एक समय दिया गया था और एक समय देने के बाद ये पुनः 17 नवंबर 1949 को पेश किया गया था संशोधन के बाद। और इसमें लगभग देखे जाएं तो प्रस्ताव जो थे वो 7,653 प्रस्ताव आए। आप समझ सकते हो 7,653 इस ड्राफ्ट जब पढ़ा गया, इसके बाद एक समय दिया गया था, तो उसमें संशोधन के लिए 7,653 चर्चाओं हेतु प्रस्ताव पेश किए गए। अब इतने सारे पे तो चर्चा हो नहीं पाएगी, तो मुख्य जो कुछ चर्चाएं होनी थी तो वो उन पे की गई और वो लगभग में 2473 ले सकते हो, 2473 जो प्रस्ताव थे इन पर पूर्ण रूप से चर्चा की गई थी संविधान सभा में। ठीक, जब संविधान सभा में पूर्ण रूप से चर्चा की गई थी तो फिर चर्चा होने के बाद फिर BR अम्बेडकर ने, ये पूरा 2473 पे चर्चा हुई, तो BR अम्बेडकर ने इस संशोधन के बाद ये पूरा संशोधन हो गया क्योंकि 753 पेश किए गए, उसमें 2473 चर्चा हुई, तो ये संशोधन हुए। तो इस संशोधन के बाद BR अम्बेडकर ने, यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने पुनः क्या किया गया, एक प्रस्ताव पेश किया था। पुनः प्रस्ताव एक पेश किया गया था, वो था दी कॉन्स्टिट्यूशनल इज settle by assembly the passed। यानी कि ये जो एक प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो संशोधन हुए हैं, ये संशोधन जो भीमराव अम्बेडकर ने जैसे ड्राफ्ट तैयार किया था, इसके बाद ये पूरे संशोधन किए गए 1 साल के अंदर, तो इसके बाद ये संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ये जो प्रस्ताव आया था, ये भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया था। इसका नाम था दी कॉन्स्टिट्यूशनल इज सेटल बाय द असेंबली द पास्ड। यानी कि अब जो संविधान है इसमें अब संविधान सभा के अंतर्गत कोई चर्चा नहीं होगी, ओके, और ये जो पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे, जो भी इसमें 2473 चर्चाएं हुई हैं ड्राफ्ट के तहत, ठीक, ये लागू हो जाएंगे। अब बात ये आती है कि जब ये प्रस्ताव पेश किया गया तो इस पर हस्ताक्षर 299 में से 284 सदस्यों ने ही किया था, और पता नहीं कहाँ गए थे, क्योंकि 299 थे ना, 229 वो और 70 देसी रियासतों में से, तो 299 में से 284 ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक, इन्होंने भी सर्वसम्मति से इसमें हस्ताक्षर किए। तो 284 सदस्य थे। ये जब पेश किया गया था प्रस्ताव, इसमें आधार पर ही पूरा एक संविधान का निर्माण किया गया था। अब संविधान निर्माण जब किया गया, सुनना मेरी बात, संविधान जब निर्माण किया गया तो इसमें लगभग में 2 वर्ष 11 माह
और 18 दिन। ठीक, ऐसा ही समय लगा था, 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 माह शायद 18 दिन है, एक बात देखना, का समय लगा था और 64 लाख का खर्च आया था। ठीक, इसी के साथ साथ 1 से 14 दिन इस पर बहस हुई थी, इसी पे 1 से 14 दिन इस पर पुनः बहस की गई, तो इसलिए इसे 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया गया था। लागू नहीं था, ये पूर्ण रूप से लागू नहीं था, बस अंगीकृत कर लिया गया था कि जो भी संशोधन हुए हैं, जो भी संशोधन हुए हैं, वो संशोधन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए गए थे। ठीक, लेकिन इसमें से कुछ संशोधन जो थे, मतलब कि कुछ जैसे आर्टिकल थे, उनको लागू कर दिया गया था। जैसे आप वो देखोगे, चुनाव से संबंधित, चुनाव चुनाव का जो आर्टिकल था 324, वो लागू हो गया था। अधिकारों के लेकर के, नागरिकता के लेकर के, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, ये जो नागरिकता से संबंधित जो आर्टिकल थे, वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो आप देखोगे तो ये जो संविधान था, ये जो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, इसमें 8 अनुसूची, 3 सूची थी। ठीक, और 395 अनुच्छेद और 22 भाग। चलिए, 8 सूची से 12 हो गई, 3 अनुसूची जो है वो 12 हो गई, 8 से 12। ठीक, अब वर्तमान में जो सूची है वो 3 ही है, और जो 25 अनुच्छेद हैं ये लगभग में अब तो बहुत हो गए, 470 करीब प्लस हो गए, और भाग हैं वो 22 ही हैं, लेकिन अब ये इसके भी सब क्लाउज होकर के ये 25 भाग पहुंच गए हैं इसके भी, लेकिन वो 22 ही भाग माने जाएंगे। ओके, तो ये जो संशोधन के माध्यम से निरंतर इसमें विधि द्वारा ही, स्थापित प्रक्रिया के द्वारा जो निर्माण, मतलब एक प्रोविजन इसमें ऐड किए जाते हैं, वो उसी के तहत ही रहते हैं। लेकिन बस ये है कि जो स्थिर है, पहले जो संविधान सभा ने संविधान में जो आर्टिकल जो थे या भाग थे, जो जो भी अनुसूचियां थी वो शामिल की थी, वो हैं, लेकिन उसमें कुछ जैसे अनुसूचियां तो 8 से 12 हो गई, लेकिन अनुच्छेद हैं वो प्रॉपर बढ़ते रहे, लेकिन माने वो उतने ही जाते हैं। ओके, चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो अब क्या होता है कि इसे, ये चीज़ें जो हैं, जैसे नागरिकता है, 5, 6, 7, 8, 9 से आर्टिकल है, 324 है, इनको पहले ही स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, ये पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, यानी कि पूरे देश में ये 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ठीक, 26 जनवरी को लागू क्यों किया गया था? इस समय देखा जाए तो लाहौर जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक, क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस। पहला एक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 1930 में, लाहौर में, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, तो उस समय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो उसी पर्पज से 26 जनवरी 1950 को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट थी, तो 26 जनवरी 1950 को ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, अंगीकृत हो गया था, यानी कि निर्माण प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी, लागू नहीं था। लागू 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। कुछ नियम थे वो 26 नवंबर 1949 को ही हो गए थे, जो हमने बता दी हैं, जैसे चुनाव से संबंधित और नागरिकता से संबंधित। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए, एक अहम काम और किया था इसने, 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी ले ली थी। राष्ट्रमंडल तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें शायद वर्तमान में 54 सदस्य हैं, जिसमें 2 उपनिवेश सदस्य भी हैं अभी भी। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली थी। 2 उपनिवेश में आप देखोगे तो उधर ही ब्रिटेन वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे आयरलैंड है उधर का, वो
हाँ वही क्षेत्र है। तो राष्ट्रमंडल जैसे 54 जो सदस्य हैं, इसमें अभी भी राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। ये 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी थी राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए। चलिए, तो अगर और इम्पोर्टेंट अगर जैसे फैक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे जब 24 जनवरी, इसकी लगभग 11 बैठकें हुई थी, ठीक, 11 बैठकें हुई थी। ओके, सभी बैठकें याद नहीं करनी है। 11वीं बैठक अगर आप देखोगे तो 11वीं बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। और जब ये अंतिम बैठक थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था संविधान, तो 24 जनवरी 1950 को जो क्या होना था, कुछ महत्वपूर्ण इसमें प्रोविजन किए गए या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। जैसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी अपनाया गया था, ठीक। जनगण मनगढ़ जो राष्ट्रगान है, जनगण मनगढ़ 52 सेकंड में जो पूरा होता है, शायद रविन्द्रनाथ टैगोर ने शायद इसको लिखा था एक बार। इसी में आप देखोगे तो वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत, बंकिम चंद्र चटर्जी है थे इसके, तो वंदे मातरम। ओके, तो ये क्या है, राष्ट्रगीत, इसे भी अपनाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद भी अपनाया गया था। क्योंकि देखा जाए इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये याद रखें, इनका चुनाव नहीं हुआ था। ये बेरोजगार होने वाले थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्योंकि संविधान का सभा खत्म हो गई, संविधान सभा का कोई मतलब ही नहीं रहा। संविधान सभा का मतलब केवल क्या था, संविधान बनाना था, ठीक। जब जब संविधान लागू हो गया, लागू होने वाला था 26 जनवरी 1950 को, तो अब 24 अब तो ये बेरोजगार होने वाले हैं, तो अब क्या किया जाए, तो इनको फिर राष्ट्रपति पद दिया गया। जो गवर्नर जनरल जो केंद्र का होता था, उनके तहत इनको राष्ट्रपति की जो शक्ति दी गई। और राष्ट्रपति जो है ये एक प्रकार के अप्रत्यक्ष देश के जो मुखिया होते हैं, ठीक, देश के एक प्रमुख मुखिया होते हैं। ये हम राष्ट्रपति जब पढ़ाएंगे तब कंप्लीट करा देंगे। ओके, तो इनका जो चुनाव था वो इस समय नहीं हुआ था राष्ट्रपति का, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम ये राष्ट्रपति थे। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण 24 जनवरी 1950 को हुए थे। राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और राष्ट्रपति पद को भी इसी समय अपना लिया गया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई। चलो।